हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकट टू हॉलीवुड। आज हमारे पास जिस मूवी का टिकट है वो है फॉरेस्ट गंप। ये मूवी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए यह मेरा पहला वीडियो इस मूवी को डेडिकेट करता हूँ। फॉरेस्ट गंप 1994 में रिलीज़ हुई थी। मेन लीड में टॉम हैंक्स है और इसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट जेमिकिस ने। मूवी 1986 की नोवेल फॉरेस्ट गंप पे बेस्ड है। इस मूवी ने टोटल 6 ऑस्कर्स अवार्ड जीते हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स एंड बेस्ट एडिटिंग। अगर आपको यह मूवी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मूवी की टिकट बुक करें। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया है कि टॉम हैंक्स यानी फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहा होता है और एक सफ़ेद पंख उसके पैरों में आकर गिर जाता है। वो उसको उठाकर अपने बैग में रख देता है। उतने में एक लेडी वहाँ पे आती है और उसके पास बैठ जाती है। फॉरेस्ट उससे बातें करना शुरू करता है। पहले तो वो लेडी उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब फॉरेस्ट अपने बचपन के बारे में बताना शुरू करता है तो उसके इनोसेंट एक्सप्रेशंस देख के वो उसकी कहानी सुन लेती है। यहाँ पे मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब फॉरेस्ट 7-8 साल का बच्चा था, वो ठीक से चल नहीं पाता था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर कहता है उसके लेग्स स्ट्रांग है, लेकिन उसकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसके लेग्स को सपोर्ट करने के लिए ब्रेसेस लगाता है ताकि वह ठीक से चल पाए। मिसेस गम को पता होता है कि फॉरेस्ट स्मार्ट नहीं है और उसे ठीक से चलना भी नहीं आता, और इस बात से लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वह उसको हमेशा समझाती है कि दुनिया में भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सब लोग सेम नहीं होते, तुम भी नॉर्मल ही हो। तुम दूसरों को यह कहने का चांस ही मत देना कि वह तुमसे बेटर है। फॉरेस्ट और उसकी माँ अपने पुराने घर में रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। घर के कई रूम्स किराए पे दिए होते हैं। उनका गेस्ट हाउस काफ़ी फेमस होता है। एक दिन वहाँ पे एक सिंगर रहने के लिए आता है। फॉरेस्ट उसके सामने अपने पैरों के साथ कुछ डांस मूव दिखाता है, जो कि थोड़े अजीब तरीके के होते हैं। बाद में पता चलता है कि वह सिंगर एल्विस प्रेस्ले था, और जो डांस स्टेप्स फॉरेस्ट ने किए थे वही सेम डांस स्टेप्स वह अपने गानों में यूज़ किया करता है। माँ को हमेशा फॉरेस्ट के फ्यूचर की चिंता रहती है, क्योंकि सबको पता होता है कि वह थोड़ा अलग है। वह उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाती है। स्कूल प्रिंसिपल उसको एडमिशन देने से मना करता है। वह कहता है कि फॉरेस्ट का आईक्यू सामान्य से कम है, उसको स्पेशल स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन उसकी माँ प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके फॉरेस्ट को उसी स्कूल में एडमिशन करवाती है। जब वह स्कूल जाने के लिए स्कूल बस में चढ़ता है तो कोई उसको बैठने के लिए जगह नहीं देता। तभी एक क्यूट सी लड़की जेनी उसको सीट ऑफर करती है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्कूल के बाकी सारे बच्चे उसको स्टूपिड कहकर उसका हमेशा मजाक करते रहते हैं। एक दिन फॉरेस्ट और जेनी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के फॉरेस्ट को पत्थर फेंककर मारते हैं। जेनी फॉरेस्ट को भागने के लिए कहती है, रन फॉरेस्ट रन। फॉरेस्ट भागने लगता है और वह इतनी ज़ोर से भागता है कि उसके लेग ब्रेसेस टूट जाते हैं। फिर भी वह भागता रहता है। इसके बाद वह जहाँ भी जाता है भाग के ही जाता है। एक दिन वह जेनी के घर चला जाता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं आती। एक्चुअली जेनी का पिता अल्कोहलिक होता है और वह जेनी को फिजिकली एब्यूज़ करता रहता है, इसलिए वह अपने घर से भागना चाहती है। उस दिन वो फॉरेस्ट के साथ भगवान को प्रे करती है, डियर गॉड, मेक मी बर्ड सो आई कैन फ्लाई फार अवे फ्रॉम हियर। मुझे पंछी बना दो ताकि मैं यहाँ से उड़कर बहुत दूर चली जाऊँ। जेनी को तब यह पता नहीं होता कि आगे उसकी डेस्टिनी एक फ्री बर्ड की तरह ही होती है। उसके बाद जेनी अपनी नानी के घर रहने के लिए चली जाती है। फॉरेस्ट और जेनी हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं।
और बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट को परेशान करना नहीं छोड़ते। एक दिन वह कार लेकर फॉरेस्ट के पीछे पड़ जाते हैं। जेनी हमेशा की तरह उसे भागने के लिए कहती है और फॉरेस्ट भागना चालू करता है। भागते भागते वह एक मैदान में चला जाता है जहाँ पे कॉलेज का फुटबॉल का मैच चालू होता है। वो बाकी प्लेयर्स के बीच में से सबसे तेज भागते हुए गोल पोस्ट के भी आगे निकल जाता है। उसकी रनिंग स्किल्स देखकर कॉलेज का फुटबॉल कोच उसे कॉलेज में एडमिशन दे देता है और फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लेता है। एक दिन वह जेनी से मिलने जाता है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वह उस बॉयफ्रेंड को मारता है। उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड जेनी को हर्ट करना चाहता है। जेनी को फॉरेस्ट का नेचर पता होता है। वो उसको समझाती है। वो उसको यह भी बताती है कि वह सिंगर बनना चाहती है और वो भी अपने लाइफ के बारे में कुछ डिसाइड करे। कुछ दिनों बाद वह कॉलेज का फुटबॉल स्टार बन जाता है। एक्चुअली उसको फुटबॉल के नियम समझ नहीं आते हैं। वह सिर्फ फुटबॉल हाथ में लेके भागना जानता है। मैच के बीच वह इतनी स्पीड से भागता है कि गोल होने के बाद भी वह रुकता नहीं है और स्टेडियम के बाहर चला जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी टीम स्टेडियम के एग्जिट डोर पे स्टॉप फॉरेस्ट का बैनर लगाती है ताकि गोल करने के बाद बैनर देखकर वह रुक जाए। उसकी रनिंग स्किल्स देखकर उसे अमेरिकन फुटबॉल टीम में सिलेक्ट किया जाता है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसको आर्मी ज्वाइन करने के लिए ऑफर आता है और उसका आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग कैंप जाने के लिए जब वो बस में चढ़ता है तो बचपन में स्कूल बस में उसके साथ जो हुआ था वह यहाँ भी होता है। लोग उसे बैठने के लिए सीट नहीं देते। तभी बब्बा उसको अपने पास अपने सीट पे जगह दे देता है। बब्बा के फैमिली का बिजनेस श्रिम्पिंग यानी समुंदर में झींगे पकड़ना होता है। उसका ड्रीम होता है आर्मी से रिटायर होने के बाद खुद का श्रिम्पिंग बिजनेस चालू करना। आर्मी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कुछ दिन ट्रेनिंग लेने के बाद वो सोचता है कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे मेन एक ही काम करना पड़ता है, ऑर्डर्स को फॉलो करना। वो आर्मी स्किल्स में एक्सपर्ट बन जाता है। इसी बीच प्लेबॉय मैगजीन में वो जेनी की फ़ोटो देखता है। उसको पता चलता है कि उस फोटो की वजह से ही जेनी को कॉलेज से निकाल दिया गया है और उसी फोटो की वजह से उसे एक लोकल बार में सिंगर का जॉब मिलता है। फॉरेस्ट जेनी से मिलने के लिए उस बार में जाता है। शो के दौरान ऑडियंस में बैठे कुछ लोग जेनी के साथ बदतमीजी करते हैं। फॉरेस्ट उन लोगों को पीटता है, लेकिन उस वजह से जेनी की जॉब चली जाती है। जेनी फॉरेस्ट को समझाती है कि वह हमेशा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फॉरेस्ट जेनी को अपने दिल की बात बताता है और उसे आई लव यू बोलता है। जेनी उसे रिप्लाई देती है कि तुम्हें लव का मीनिंग भी पता नहीं है। जेनी उसे समझाती है कि वो अपने लाइफ में एक फ्री बर्ड की तरह जीना चाहती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी फॉरेस्ट उसको बताता है कि आर्मी उसे वियतनाम वार के लिए भेज रही है। जेनी उससे प्रॉमिस लेती है कि वहाँ पे कुछ भी मुसीबत आ जाए तो तुम्हें सिर्फ वहाँ से भागना है। फॉरेस्ट और बब्बा वियतनाम पहुँचते हैं। वहाँ वो अपने प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट डैन से मिलते हैं। लेफ्टिनेंट डैन के सभी फैमिली मेंबर्स आर्मी सर्विस में थे और हर एक फैमिली में कोई न कोई वॉर में शहीद हो चुका होता है। इसीलिए लेफ्टिनेंट डैन के लिए आर्मी सर्विस पैशन होती है और फैमिली ट्रेडिशन भी होती है। वॉर के दौरान फॉरेस्ट और बब्बा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बब्बा फॉरेस्ट को श्रिम्पिंग बिजनेस में 50-50% पार्टनरशिप का प्रपोजल देता है। फॉरेस्ट उसे ओके बोलता है। एक दिन उनके प्लाटून पे अटैक होता है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट डैन प्लाटून को पीछे हटने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन खुद एयरफोर्स को कांटेक्ट करने के लिए वहीं पे रुक जाता है। फॉरेस्ट और बब्बा वहाँ से भागने लगते हैं। फॉरेस्ट को जेनी के वर्ड्स याद आते हैं, कुछ भी मुसीबत आ जाए तो सिर्फ भागना है, और वह जोर से भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद फॉरेस्ट को बब्बा दिखाई नहीं देता,
तो उसे ढूंढने के लिए वह फिर से पीछे चला जाता है। बब्बा को ढूंढते ढूंढते उसे बाकी जख्मी सोल्जर्स मिलते हैं, जिनको पीठ पे उठाकर वो एक सेफ जगह पे ले जाता है। उसी बीच उसे लेफ्टिनेंट डैन दिखाई देते हैं। उनकी दोनों टांगें बुरी तरह इंजर्ड होती है। लेफ्टिनेंट डैन के मना करने के बावजूद फॉरेस्ट उन्हें वहां से लेके जाता है। लेफ्टिनेंट डैन बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि अपने प्लाटून को इस तरह से छोड़ के जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेफ्टिनेंट डैन को बचाने के बाद फॉरेस्ट बुब्बा को ढूंढने के लिए फिर वापस चला जाता है। आखिर उसको बुब्बा मिल ही जाता है। वह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। इतने में एयरफोर्स आती है और एयर स्ट्राइक करती है, लेकिन फॉरेस्ट बुब्बा को वहां से ले जाता है। बुब्बा की हालत बहुत ही खराब होती है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो फॉरेस्ट को कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वह मर जाता है। जब फॉरेस्ट बुब्बा को लेकर भाग रहा होता है, तब उसके बट पे गोली लगती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गोली बट पे लगने के कारण उसकी जान बच जाती है। इसलिए कुछ लोग इसे $1,000,000 वूंड कहते हैं, यानी हिंदी में जान बची तो लाखों पाए। यह बात फॉरेस्ट की समझ में नहीं आती। वो समझता है कि शायद वो $1,000,000 आर्मी ने अपने पास रखे हैं, क्योंकि मैंने तो उसमें से $1 भी नहीं देखा। हॉस्पिटल में फॉरेस्ट के साथ लेफ्टिनेंट डैन भी होते हैं। उनकी दोनों टांगें निकाल दी गई होती है। लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो फॉरेस्ट को कहते हैं, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। हम सबकी एक डेस्टिनी होती है। लाइफ में एक प्लान होता है। मेरे सोल्जर्स के साथ वहाँ पे मरना ही मेरी डेस्टिनी थी। वो आगे कहता है, तुम्हें पता भी है, अपने खुद के पैरों को नाकाम होते हुए देखना कितना बुरा लगता है। इस पे फॉरेस्ट बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, हाँ मुझे पता है। हॉस्पिटल में उसको जेनी के सभी लेटर्स मिल जाते हैं, जो वॉर की वजह से वियतनाम में उसे नहीं मिल पाए थे। हॉस्पिटल में रिकवरी करते करते वो पिंग पोंग खेलना चालू कर देता है। वॉर में उसने दिखाई हुई ब्रेवरी के लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। एक दिन व्हाइट हाउस के सामने एक एंटी वॉर रैली चल रही होती है। यह रैली, जो सोल्जर्स दूसरे देश में वॉर लड़ने के लिए गए थे, उनके प्रोटेस्ट के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए होती है। रैली में लोगों की वार की भीषणता बताने के लिए फेक सोल्जर्स लाए हुए होते हैं। गलती से फॉरेस्ट उन फेक सोल्जर्स के ग्रुप में शामिल हो जाता है और स्टेज पे जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। वही भीड़ में जेनी भी होती है। फॉरेस्ट को देखने जेनी व्हाइट हाउस के पॉन्ड में कूद जाती है। जेनी को देखकर फॉरेस्ट भी उसकी तरफ भागता है और वहाँ पे वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। जेनी फॉरेस्ट को अपने नए दोस्तों से मिलाती है। वहाँ पे किसी वजह से जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी के ऊपर हाथ उठाता है। यह देख के फॉरेस्ट उसको पीटता है। फॉरेस्ट और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं। जेनी उसे फिर से समझाती है, उसने ज़िंदगी जीने का अलग रास्ता चुन लिया है। एक्चुअली जेनी उसके फ्रेंड के साथ ट्रैवल करती रहती है और उसने ड्रग्स लेना भी चालू किया होता है। अगले दिन जेनी जा रही होती है। फॉरेस्ट उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर देता है और बोलता है कि तुम्हारे एडवाइस के कारण ही ये मुझे मिला है। इसी बीच वो पिंग पोंग खेलने में एक्सपर्ट हो जाता है। उसे मेडल ऑफ ऑनर मिला है, इसलिए उसे आर्मी क्वार्टर में सोल्जर को चीयर अप करने के लिए और पिंग पोंग सिखाने के लिए भी भेजा जाता है। कुछ सालों बाद अमेरिकन पिंग पोंग टीम में उसका सिलेक्शन हो जाता है और उनकी टीम चाइना में जाकर पिंग पोंग टूर्नामेंट खेलती है। पहली बार एक अमेरिकन टीम चाइना जाती है, इसलिए वह नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। एक दिन न्यूयॉर्क में उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट डैन से होती है, जो कि व्हील चेयर पर होते हैं और अभी भी फॉरेस्ट से गुस्सा होते हैं। वह बहुत ही डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वह फॉरेस्ट को बोलते हैं, तुम जैसे स्टूपिड इंसान को मेडल ऑफ ऑनर कैसे मिल सकता है। यह कहकर वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उनका व्हील चेयर फिसल जाता है और वहीं पे वो गिर जाते हैं। फॉरेस्ट उनको उठाता है और घर लेके जाता है। फॉरेस्ट उनके साथ कुछ दिन रहता है। वह उन्हें बुब्बा के ड्रीम के बारे में बताता है, लेकिन लेफ्टिनेंट डैन उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ सालों बाद फॉरेस्ट की आर्मी सर्विस कंप्लीट हो जाती है और वो अपने घर चला जाता है। नेशनल सेलिब्रिटी होने की वजह से एक पिंग पोंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है।
जिसके लिए उसे $25,000 मिल जाते हैं। बुब्बा को किया हुआ प्रॉमिस अभी भी उसे याद रहता है। उन पैसों से वो एक श्रिम्पिंग बोट खरीदता है और श्रिम्पिंग बिजनेस स्टार्ट करता है। हालांकि उसके पास श्रिम्प पकड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एक दिन अचानक लेफ्टिनेंट डैन उसे मिलने आते हैं और फॉरेस्ट को ज्वाइन करते हैं। फॉरेस्ट उनको अपने बिजनेस में तीसरा पार्टनर बना देता है। दोनों श्रिम्प पकड़ना चालू करते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। एक दिन समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है। उस वक्त फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन समंदर में श्रिम्प पकड़ रहे होते हैं। वो और उनकी बोट किसी तरह इस तूफान में बच जाती है। अगले दिन पता चलता है कि जो बोट किनारे पे रुकी हुई होती है वह तूफान की वजह से डैमेज हो गई है। अब एक ही श्रिम्पिंग बोट होने के कारण फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन बहुत सारे श्रिम्प पकड़ते हैं और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल जाती है। लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को उसकी जान बचाने के लिए और उसे नई जिंदगी देने के लिए थैंक यू कहता है। वह दोनों बब्बा गम श्रिम्प कॉरपोरेशन नाम से एक कंपनी निकालते हैं, जो कई सालों बाद एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है और फॉरेस्ट गम एक मिलियनियर बन जाता है। एक दिन उसे मैसेज मिलता है कि उसकी माँ बीमार है। वह अपने घर पहुंचता है। माँ कैंसर से बीमार होती है और कुछ दिनों की मेहमान होती है। फॉरेस्ट इमोशनल हो जाता है और माँ से पूछता है कि माँ, मेरी डेस्टिनी क्या है, मुझे लाइफ में क्या करना है। माँ हमेशा की तरह उसे समझाती है, तुम्हें अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करनी है। हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। भगवान ने तुम्हें जो भी अच्छा दिया है तुम उसे यूज़ करो। माँ के गुजर जाने के बाद फॉरेस्ट वापस अपनी कंपनी ज्वाइन नहीं करता। वह अपने घर में ही रहता है और कॉलेज में गार्डनर की जॉब करता है। लेफ्टिनेंट डैन कंपनी के शेयर्स एप्पल में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इन पैसों से वह एक चर्च और हॉस्पिटल बनाते हैं और बुब्बा के फैमिली को उसका शेयर दे देता है। एक दिन अचानक जेनी उसे मिलने आती है। फॉरेस्ट बहुत खुश हो जाता है। वह कुछ दिन एक साथ रहते हैं। फॉरेस्ट जेनी को शादी के लिए पूछता है, लेकिन जेनी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। उस पर फॉरेस्ट बोलता है कि तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन प्यार क्या होता है यह मुझे पता है। उस रात जेनी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सुबह जेनी फिर से उसे छोड़कर चली जाती है। माँ और अब जेनी भी उसे छोड़कर चले जाने के बाद फॉरेस्ट डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन सुबह वो ऐसे ही दौड़ना चालू करता है। जहाँ रास्ता दिखाई दे वहाँ भागने लगता है। जब नींद आती है तब सोता है, भूख लगती है तो खाता है और फिर से दौड़ना चालू करता है। दौड़ते दौड़ते वो पूरा देश कवर करता है। अब लोग उसे पहचानने लगते हैं। कुछ लोग उसे फॉलो भी करते हैं और उसके पीछे दौड़ना चालू करते हैं। टीवी पर भी उसकी न्यूज़ दिखाई जाती है। रिपोर्टर्स उसे उसका इस तरह दौड़ने का कारण पूछते हैं, तो वो कहता है, मैं सिर्फ दौड़ना चाहता हूँ। लगातार 3 साल भागने के बाद अचानक वह रुक जाता है। उसे इस तरह भागने का कारण पता चलता है। वो अपनी परिस्थिति से भाग रहा होता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है। आगे बढ़ने के लिए भूतकाल को पीछे छोड़ना पड़ता है। वह अपने घर वापस चला जाता है और नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। यहाँ तक कि स्टोरी वो बस स्टॉप पर वेट कर रही एक लेडी को सुना रहा होता है। वह लेडी उसकी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाती है। फॉरेस्ट उसे कहता है कि जनी ने उसको लेटर लिखा है और उसे मिलने के लिए एक एड्रेस पे बुलाया है और इसीलिए वो बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहा है। वो उस लेडी को एड्रेस दिखाता है। वो लेडी एड्रेस पढ़कर उसे बताती है कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए बस की ज़रूरत नहीं है। यह एड्रेस तो यहीं का पास का ही है और तुम चलकर भी वहाँ जा सकते हो। यह सुनकर फॉरेस्ट भाग के वहाँ पहुँच जाता है। फाइनली वो जेनी से मिलता है। वो एक होटल में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है। वो फॉरेस्ट से माफ़ी मांगती है जो भी उसने उसके साथ किया था उसके लिए। फिर वो उसे अपने बेटे से मिलाती है। फॉरेस्ट पूछता है, तुम्हें बेटा भी है? जेनी कहती है, हाँ, इसका नाम फॉरेस्ट है और ये नाम उसके पिता के नाम पर ही रखा गया है और तुम ही इसके पिता हो। यह सुनकर फॉरेस्ट खुश हो जाता है और जेनी से पूछता है, वो स्मार्ट तो है ना, मेरे जैसा तो नहीं?
जेनी कहती है वो बहुत ही स्मार्ट है। जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि उसे एक बीमारी हो गई है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। फॉरेस्ट कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं दोनों का ख्याल रखूँगा। जेनी मान जाती है और इस बार शादी के लिए खुद प्रपोज करती है। घर आने के बाद दोनों शादी करते हैं। शादी में लेफ्टिनेंट डैन उसकी वाइफ के साथ आते हैं। लेफ्टिनेंट डैन ने प्रोस्थेटिक लेग यानी नकली लेग्स लगाए होते हैं, जिस वजह से अब वो चल सकते हैं। कुछ महीनों बाद जेनी उस बीमारी की वजह से गुजर जाती है। अब फॉरेस्ट का बेटा ही उसकी डेस्टिनी बन जाता है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया गया है फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल बस का वेट कर रहा होता है। वह उसे एक बुक में से स्टोरी पढ़कर सुना रहा होता है। यही वही बुक है जिसमें फॉरेस्ट ने मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक वाइट पंख रख दिया था। इतने में स्कूल बस आती है। फॉरेस्ट वह बुक क्लोज करता है और वह पंख बुक में से नीचे गिर जाता है। जूनियर फॉरेस्ट बस में चला जाता है और सीनियर फॉरेस्ट अपने बेटे के स्कूल से वापस आने का इंतज़ार करते हुए वही बैठा रहता है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी की थीम के बारे में। जो सफ़ेद पंख मूवी में दिखाया गया है उसे एक सिंबल की तरह दिखाया गया है। लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है उसे सफ़ेद पंख दर्शाता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदमों में आ सकती है और नहीं भी। दोनों सिचुएशंस में आप उसे कैसे डील करते हो उसी के ऊपर हमारी लाइफ डिसाइड होती है। यही फॉरेस्ट गंप की लाइफ की कहानी है। उसने लाइफ में कुछ भी डिसाइड नहीं किया था और वह डिसाइड करने के काबिल भी नहीं था। जो भी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई उसे उसने ऑनेस्टली और हार्ड वर्क के साथ फेस किया। इसमें उसे किस्मत का भी साथ मिला। इसीलिए वियतनाम वार में उसकी जान बच गई और तूफान में उसकी श्रिम्प बोट, जिसकी वजह से वह मिलियनियर भी बना। अगर हम जेनी के बारे में बात करें, जेनी सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ को जज नहीं कर पाई और बाद में अपनी लाइफ को भी संभल नहीं पाई। बुब्बा को श्रिम्प बोट कैप्टन बनना था, लेकिन वियतनाम वार में उसकी जान चली गई। यह उसका बैड लक था। और लेफ्टिनेंट डैन आर्मी ज्वाइन करना और देश के लिए शहीद होना उनकी डेस्टिनी थी। वो आर्मी तो ज्वाइन कर पाए, लेकिन उनका लक आगे उनका साथ नहीं दे पाया। एक फेमस कोट है, इफ़ यू वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर डेस्टिनी द लक हैज़ मोर चांस टू प्ले रोल इन टू। सो फ्रेंड्स, ये थी फॉरेस्ट गंप की कहानी। मूवी के इस थीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ सजेशन हैं तो वह भी कमेंट करें। थैंक यू।